सारंडा को वन अभयारण्य घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और 8 तारीख को मुख्य सचिव को बुलाया गया है, जिसके बाद से मंत्रियों का 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल का जो टीम है, उप समिति, वह सारंडा जंगल के पास गई है और वहां पर लोगों से राय मशवरा कर रही कि किस तरह से सारंडा को जंगल को बचाया जा सकता है और अभयारण्य घोषित किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर चर्चा की जा रही है। लेकिन इसी बीच जो विधायक सरयू राय है, उन्होंने आज रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से वहां पर आयरन ओर का अवैध खनन चल रहा है और इसको रोकने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो सारंडा का जंगल है उसको बचाने का हम लोग लगातार प्रयास करें। इसी को लेकर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर किया था और उस पर मुख्य सचिव को बुलाया गया है। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। जो विषय आज की वार्ता का है उसके बारे में पहले से ही मैंने सूचना भिजवा दिया था। आप सभी अवगत हैं कि सारंडा सघन वन क्षेत्र में सेंचुरी बनाने के मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है और आदेश में कहा है कि आप 7 अक्टूबर तक इसको सेंचुरी घोषित करिए। 8 को मुख्य सचिव स्वयं उपस्थित हों सशरीर सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ऐसा नहीं होगा तो मुख्य सचिव के जेल जाने की नौबत आ सकती है। इससे कड़ा आदेश सर्वोच्च न्यायालय का नहीं हो सकता है और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पृष्ठभूमि में आप पिछले 24 जून को सुप्रीम कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए थे झारखंड सरकार के वन पर्यावरण सचिव। उन्होंने सेंचुरी घोषित नहीं होने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सामने क्षमा याचना की थी और यह आश्वस्त किया था कि बहुत जल्दी ही हम लोग सेंचुरी घोषित कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग ने इस मसले को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून भेजा है। उनकी टिप्पणी आते ही ये मामला स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सामने जाएगा, उसके बाद कैबिनेट से होकर सेंचुरी घोषित की जाएगी। मगर तब तक स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड बना भी नहीं था। अब WII जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया और वह प्रतिवेदन सारंडा में सेंचुरी बनाने के पक्ष में है। इसके बाद सरकार ने एक जूनियर अफसरों की एक समिति बना दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख लिया है। तब झारखंड सरकार ने अपनी एक मंत्री परिषद की उप समिति बनाया है और उप समिति आज सारंडा क्षेत्र में गई है। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी पृष्ठभूमि में है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसके पीछे खुद झारखंड सरकार के वन पर्यावरण विभाग के सचिव का आश्वासन है। इनके जो वन्य जीव प्रतिपालक हैं, वाइल्ड लाइफ वार्डन, उन्होंने पहले ही दे दिया है कि सारंडा के करीब 57,000 हेक्टेयर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाएगी और 103 वर्ग किलोमीटर में रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया जाएगा। इसके बाद भी सरकार अधिसूचना नहीं जारी कर रही है। अब हम लोग पीछे जाकर देखेंगे तो आप सभी को ध्यान में होगा, जब हमारे मधु कोड़ा जी मुख्यमंत्री थे उस समय हम लोगों ने इस मामले को उठाया था। सारंडा के साथ लॉ हैज खनन के बारे में सरकार क्या बर्ताव कर रही है। ये हमारी किताब है, हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है और फ्री में है, कोई भी वहां से लेके देख सकता है। इसमें विस्तार से उन्होंने दिया था कि कितना अवैध खनन हो रहा है। उसके पहले भी मैं अभी आपको एक सॉफ्ट कॉपी में चला जाएगा, हम लोगों का जो हैंड आउट है, उसमें हमने इतिहास दिया है कि सारंडा में कब से खनन शुरू हुआ। 1906 से खनन शुरू हुआ और 1906 से लेकर आज तक कितनी सरकारी कंपनियों ने और कितनी निजी कंपनियों ने लीज प्राप्त किया है लॉ हैज के खनन के लिए। अब वो सारे लीज अभी भी पूरा नहीं हुए हैं। उसके बाद 2006 में इतनी होड़ मची सारंडा में लॉ हैज खनन लीज लेने के बारे में
कि जितना सारंडा का क्षेत्रफल है वो पूरे क्षेत्रफल के बराबर लोगों ने लीज का आवेदन दे दिया और सरकार ने उसको स्वीकार किया आवेदन। उसमें कोई भी था जो जूता बनाने वाला है, जो साइकिल बनाने वाला है, जो घड़ी बनाने वाला है, ये सब कंपनी वाले भी लॉ एस के लीज में आ गए, क्योंकि उसमें लॉ एस की कीमत काफी ऊंची गई थी। चीन में ये एक हो रहा था ये खेल का, उसके लिए लॉ एस की जरूरत, उनको लोहा बनाने की जरूरत थी। तो हम लोगों ने उस मामले को उठाया था कि सारंडा का जितना क्षेत्रफल है उससे ज्यादा क्षेत्रफल में खनन लीज का आवेदन आ गया है, सरकारी कोई टिप्पणी नहीं है। इसी तरह से झारखंड के अलावे दूसरे राज्यों में भी अवैध खनन गतिविधियां शुरू हो गई थी। उस समय हम लोगों ने एक सारंडा संरक्षण अभियान आरंभ किया। क्या होना चाहिए सारंडा में। अब इसके बाद इसको गंभीरता से भारत सरकार ने लिया और 2010 में भारत सरकार ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, जस्टिस एम.बी. शाह, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया। उस कमेटी ने विस्तार से अवैध खनन की जांच किया और सारे मामलों को सामने रखा और सारंडा में क्या होना चाहिए अभी बताया। कोई कार्रवाई नहीं। उसके तुरंत एक साल के बाद भारत सरकार के निर्देश पर झारखंड सरकार ने इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए एक कमेटी बनाई, जिसका लीडर बनाया हमारे पलामू के प्रोफेसर डी.एस. श्रीवास्तव। इस कमेटी ने भी रिपोर्ट दी। उसके बाद 2014 में भारत की सरकार ने कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सारंडा का अध्ययन करने के लिए एक बहुआयामी विशेषज्ञों का समूह बनाया। उसने अपनी रिपोर्ट दिया। उसके बाद माइनिंग प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, इसके लिए भी एक कमेटी भारत सरकार की बनी। उसने भी सारंडा में किस तरह से सस्टेनेबल माइनिंग करिए ताकि खनन भी हो और जंगल की विशेषता भी बचे, ये रिपोर्ट दिया। इसमें माइनिंग के लिए नो माइनिंग एरिया और माइनिंग एरिया दोनों को भी डिफाइन किया। इसके पहले खुद राज्य सरकार के वन विभाग ने भारत सरकार के डीजी फॉरेस्ट के पत्र के आधार पर 3 साल तक मेहनत किया और सारंडा क्षेत्र में, जिसको कहते हैं इनवायलेट कंपार्टमेंट, अभग्न क्षेत्र बनाया नंबर के साथ, और ये दिया कि इस क्षेत्र में कभी भी खनन नहीं किया जाएगा, ये क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र रहेगा। इसका क्षेत्रफल करीब करीब 63,000 हेक्टेयर के आसपास था। इतनी सारी चीजें सामने रहने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के सामने आश्वासन देने के बाद झारखंड की सरकार ने एक कैबिनेट उप समिति बना दिया है। ये कैबिनेट उप समिति विचार करेगी और वह मंत्रिपरिषद को सलाह देगी। उस सलाह के आधार पर 8 अक्टूबर को जब मुख्य सचिव को हाजिर होना है, उसके पहले प्रतिवेदन दे दिया जाएगा कि सारंडा में वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के बारे में सरकार का क्या विचार है। तो ऐसा लगता है कि अब तक जितना अध्ययन हो चुका है उससे अधिक अध्ययन करने वाली कोई समिति नहीं बन सकती है और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है। इसके बाद भी सरकार का इसमें सक्रिय नहीं होना, गंभीरता से नहीं लेना, यह आश्चर्य की बात है। आखिर कैबिनेट उप समिति को कौन ऐसा परामर्श देगा क्षेत्र में जाकर। तो इस मामले में बात यही आ रही है कि जो सारंडा का संरक्षण करने के पक्ष में नहीं है या सारंडा में सेंचुरी बनाने के पक्ष में नहीं है, उनका ये कहना है कि खनन से विकास होगा और खनन रुकेगा तो विकास के लाभ से देश वंचित होगा, वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी नौकरी मिलेगी। हम लोगों का इतना ही कहना है कि सारंडा में जब से खनन हो रहा है 1906 से तब तक, और आयरन ओर के अलावे कोयला का खनन हो रहा है धनबाद में, झरिया में, रामगढ़ में, हजारीबाग में, पलामू में, सभी ये खनन हो रहा है। तो आकलन करते कि कितना लाभ मिला है यहाँ के स्थानीय लोगों को इस खनन से। ठेका लेती है बड़ी कंपनियां,
ट्रांसपोर्टेशन का ठेका लेती हैं बड़ी कंपनियां, केवल मजदूरी के नाम पर थोड़ा यहाँ सहायता मिलती है स्थानीय लोगों को, और वो भी अब मजदूर की जगह मशीनें काम करने लगी हैं। तो इसके आधार पर पूरे सारंडा को तहस नहस कर देने का जो अभियान निहित स्वार्थी तत्वों का है, सरकार को उसकी जाल में नहीं फंसना चाहिए। एक बार सरकार 2006-07 में इस जाल में फंस चुकी है, दोबारा ये मौका आया है, और फिर ये सरकार अगर जाल में फंसेगी तो पूरे सारंडा क्षेत्र के वन्य जीवों को नुकसान होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा। ये मामला हमने पहले भी उठाया था। आज भी जो एनजीटी के सामने गए डॉक्टर आर.के. सिंह इसको लेकर, एनजीटी ने 2 साल पहले कहा कि आप वन्य जीव अभयारण्य घोषित करिए, इन्होंने नहीं किया। उसके बाद नहीं हुआ तो 2 साल के बाद आर.के. सिंह और डॉक्टर डी.एस. श्रीवास्तव जो इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान इन्होंने बनाया था, ये सुप्रीम कोर्ट गए कि सरकार सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के आदेश को लागू नहीं कर रही है, तब आज की ऐसी स्थिति पैदा हुई है। अब इस संबंध में मेरा इतना ही कहना है कि राज्य की सरकार को विचार करना चाहिए जनता का हित क्या है उसके ऊपर, राज्य का हित क्या है, पर्यावरण का हित क्या है। और आप सभी जानते होंगे कि सारंडा में साल वन है, ऊपर में साल के पेड़ हैं और नीचे में काफी जगहों पर लौह अयस्क है। अब साल के बारे में कहा जाता है कि 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, तब भी जौ भर भी नहीं सड़ा, इसलिए हम लोग इसको ग्रीन स्टील कहते हैं। 100 साल पुराना पेड़ को काट दीजिए और 100 साल तक जमीन पर पड़ा रहेगा, तभी जौ भर भी नहीं सड़ता है। इतने समय में तो इस्पात और लोहा जंग खा के खत्म हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। एशिया का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साल वन क्षेत्र है, वहाँ अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता है, वहाँ अत्यधिक मात्रा में वन्य जीवों का वास है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं किसी गलतफहमी में नहीं हूँ, ये सरकार जो रवैया अपना रही है, मुझे लगता है कि सरकार और विपक्ष भी इसके बारे में स्पष्ट नहीं है। आज तो जिन लोगों ने 2006-07 में अवैध खनन किया था और सारंडा पर आफत लाया था, वो सब लोग तो आज विपक्ष के ही साथ हैं। और 2009 में वहां सबसे बड़ा खनन करता स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसको आगे और चिड़िया में लीज नहीं दिया जाए, इसके लिए भारत सरकार की फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने स्पष्ट प्रतिवेदन दिया और इनके आग्रह को ठुकरा दिया कि आपके पास अभी जितना लीज क्षेत्र है, आप उसका 1/4 भी खनन नहीं कर सके हैं, आप और मांगते हैं अधिक। तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के अनुशंसा को उस समय मंत्री थे पर्यावरण विभाग के श्रीमान जयराम रमेश जी, उन्होंने इसको ओवररूल कर दिया और कहा कि मैं आदेश दे रहा हूं कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के प्रतिवेदन को नहीं माना जाए और चिड़िया में और अतिरिक्त भूमि पर सेल को लीज दिया जाए। और सेल ने जितनी तबाही की है सारंडा में, उतना कोई और नहीं कर सकता है। झूठ बोला है, फॉरेस्ट क्लियरेंस का, एनवायरमेंट क्लियरेंस का उल्लंघन किया है। ट्रांसपोर्टर्स के नाम से पोंगा से लेके मानोहरपुर तक जो वन पथ है उसको काट कर चौड़ा कर दिया है। और 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था कि जब ट्रांसपोर्टेशन करेंगे कहीं से लॉ एस का या किसी भी कारण एस का, तो आप सड़क मार्ग से नहीं ले जाएंगे उसको, उसके लिए आप बेल्ट बनाएंगे और बेल्ट के माध्यम से उसको ढोकर रेलवे स्टेशन तक ले जाएंगे। आज तक इन्होंने एक भी कन्वेयर बेल्ट खड़ा नहीं किया और उसी तरह से सड़क के किनारे जा रहा है। सारंडा में 2 बड़ी नदियां हैं, कारू और कोयना। दोनों के पानी के बारे में आप लोग अक्सर अखबार में छापते हैं कि लाल पानी हो गया है, वहाँ का लाल पानी ज्यादा खतरनाक है, वहाँ का लाल सलाम ज्यादा खतरनाक है, इसके बारे में तुलना हो गई है। छोटे छोटे जो नाले थे, इसको फर्स्ट ऑर्डर वाटर स्ट्रीम कहा जाता है, इनको भी इन्होंने खत्म कर दिया।
इसके कारण से वहाँ खेती पर संकट आ गया है, नदियों का जल दूषित हो गया है और खनन और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जो गांव हैं, इस गांव के लोग भी तबाह हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सारंडा में